लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सम टर्म्स। पहला टर्म था सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। पहले अपने हिसाब से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर एनसीईआरटी में कौन कौन सा टर्म ऐड किया गया है वो मैं बता दूंगा। सो पहला हो गया सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में लास्ट क्लास हम लोगों ने ये कहा था कि एंटायर डीएनए में कुछ सेगमेंट होते हैं एक्सॉन एंड कुछ सेगमेंट होते हैं इंट्रॉन, फिर से एक्सॉन फिर से इंट्रॉन, इस तरह से चलता रहेगा। Now exon are the coding sequence, intron are the non-coding sequence। ठीक है। अब एक कोडिंग सीक्वेंस में कोडिंग सीक्वेंस में होता क्या है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जितने भी प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, उन सब के लिए जीन अवेलेबल रहता है इन द कोडिंग सीक्वेंस। वेयरएज नॉन कोडिंग सीक्वेंस किसी भी तरह का जीन कंटेन नहीं करता। ठीक है। अब अगर जीन कंटेन नहीं कर रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसे यूटिलाइज किया जा सकता है, बिकॉज दिस इंट्रॉन सेगमेंट इज द सिंगल पार्ट जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिफर करने के लिए हेल्प करवाता है। दैट मीन्स अराउंड 99.9% एंटायर डीएनए का 99.9% जो बेसेस होते हैं, बेस पेयर होते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। 0.1% जो बच गया ये वेरिएबल होता है। दैट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और ये 0.1% ही है जिसके बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है और ये वाला जो पार्ट है, दिस कंटेन्स द सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। ये कंटेन करता है, ये 0.1% ही कंटेन करता है सैटेलाइट डीएनए को। नाउ ये वेरिएबल पार्ट सैटेलाइट डीएनए कंटेन कर रहा है। सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या है? इस 0.1% के अंदर कुछ सीक्वेंस रिपीटेटिव होते हैं, जैसे ए टी ए टी ए टी, इस तरह से ये रिपीटेड रहेगा। मतलब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंट्रॉन सेगमेंट को मैग्नीफाई करता हूँ तो मुझे वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इंट्रॉन सेगमेंट, उसमें किसी किसी रीजन में ऐसा मिलेगा कि वहाँ पे सिर्फ 80 ही रिपीटेटिव रहेगा, 80 एंड सो ऑन। तो ये जो रिपीटेटिव पार्ट है, दिस इज नोन एज सैटेलाइट डीएनए। तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज मिनी सैटेलाइट एंड सेकेंड वन इज माइक्रो सैटेलाइट। जैसे कि लास्ट क्लास मैंने कहा था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिनी सैटेलाइट आर नथिंग बट द वीएनटीआर। हालांकि फैक्ट देखा जाए तो वीएनटीआर दोनों को इंक्लूड करता है और दोनों को कंबाइनली हम वीएनटीआर नेमिंग कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मिनी सैटेलाइट को वीएनटीआर नेमिंग किया गया है एंड माइक्रो सैटेलाइट को एसटीआर नेमिंग किया गया है, दैट इज शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स। ठीक है। ओवरऑली शॉर्ट टेंडेम रिपीट इज ऑल्सो ए वीएनटीआर। ठीक है। शॉर्ट टेंडेम रिपीट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वीएनटीआर। दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम वीएनटीआर नेमिंग कर सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आए कि वीएनटीआर होता क्या है, किसके साथ सिमिलर होता है, आंसर विल बी मिनी सैटेलाइट, एंड एसटीआर किसके साथ सिमिलर होता है, आंसर विल बी माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया उसका ओवरऑल सिनेरियो। वीएनटीआर इज वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडेम repeats, and STR is short tandem repeats। ठीक है। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट एंड शॉर्ट टेंडेम रिपीट हो गया। अब इसके बाद हमने एक वर्ड यूज किया हुआ था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये वर्ड
रिलेट करता है टू द VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। वहाँ पे उसके वजह से जो DNA पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट क्लास में मैंने कहा था पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो DNA का जो मल्टीपल नंबर ऑफ मैनी फॉर्म्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ VNTR, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट क्लास किसी ने मुझे पूछा था VNTR एंड DNA पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि DNA पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कंडीशन whereas which condition is generated due to the presence of variable number 10 name repeats. This is a simple condition जो कंडीशन की एराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ VNTR और मे बी STR। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट क्लास और कुछ भी डिस्कशन किया हुआ था अबाउट फ्लैंकिंग सीक्वेंस। एंड फ्लैंकिंग सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कोई भी VNTR है, this VNTR is isolated by two constant regions or enclosed by two constant regions. These constant sequences are known as flanking sequences. और ये सीक्वेंस हर एक इंडिविजुअल में सिमिलर रहता है, भले ही VNTR पर्सन टू पर्सन ये वाला इंटरमीडिएट पार्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन दोनों तरफ जो सीक्वेंस है दिस रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी पर्सन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कांस्टेंट रीजन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर VNTR को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो लास्ट क्लास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल हमने लिया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक कॉमन एग्जांपल है EcoR1। ये लास्ट क्लास हमने डिफाइन किया था, E फॉर एस्चेरिचिया, CO फॉर कोलाई, R इज द स्ट्रेन एंड I इज द सीक्वेंस ऑफ 1 इज द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। और इसका जो कांस्टेंट सीक्वेंस था जिसके ऊपर वो काम कर रहा था, जिस रेस्ट्रिक्टेड साइट में वो क्लीव कर रहा था, दैट वाज GAATTC और CTTAAG। यहाँ पे वो क्लीव कहाँ पे करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कहाँ पे करता है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, और इस टाइप के ब्रेकिंग की वजह से जो एंड प्रोड्यूस होंगे आफ्टर सेपरेशन और आफ्टर क्लीविंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो एंड प्रोड्यूस होते हैं दैट एंड इज नोन एज स्टिकी एंड। ठीक है, और दूसरा टाइप का एंड भी होता है दैट इज नोन एज ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड स्टिकी एंड में अभी नहीं जाएंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे अच्छे से। फिलहाल के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन इज, कहीं पे भी अगर मान लो कोई सीक्वेंस है, DNA का एक सीक्वेंस है, ठीक है, और उसके बाद ये रैंडमली एक सीक्वेंस है, उसके बाद GAATTC वाला सीक्वेंस है, एंड उसके बाद फिर से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड CTTAAG एंड देन अगेन इसका कंटिन्यूस बेस पेयर्स। नाउ जब इस पर्टिकुलर DNA सेगमेंट को हम किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और EcoR1 से ट्रीट करेंगे और उसके साथ हम EcoR1 को ऐड कर देंगे, तब क्या होगा, ये थ्रू आउट द सीक्वेंस रीड करता जाएगा। कहीं पे भी रैंडमली GA है वहाँ पे क्लीव नहीं करने वाला, रिमेंबर दिस वन। कहीं पे भी अगर GA है, कहीं पे GAT GAC कुछ भी टाइप का सीक्वेंस है, वहाँ पे वो क्लीव नहीं करने वाला, वहाँ पे G एंड A के बीच का बॉन्ड वो ब्रेक नहीं करने वाला। ब्रेक कहाँ पे करेगा, ये रीड करता जाएगा जहाँ पे उससे स्पेसिफिकली ये सीक्वेंस मिलेगा, दैट इज GAATTC, वहाँ पे G एंड A के बीच का बॉन्ड वो ब्रेक करता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक साइट में वो कट कर रहा है, क्लीव कर रहा है, इसीलिए इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेमिंग किया गया। मतलब ये DNA को एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है DNA के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्लीव करना, ठीक है, वो होता है एंडोन्यूक्लियस। और दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है किसी भी DNA स्ट्रैंड के पेरिफेरल एरिया से, एक टर्मिनल से वो क्लीव करेगा, टर्मिनल से वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा, उसे कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम एक्सो एंड एंडोपेप्टिडेज के बारे में पढ़े। तो एंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया न्यूक्लियस एंजाइम जो कि DNA को क्लीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अगर DNA के अंदर में रैंडमली किसी पर्टिकुलर अंदर जाके, DNA का ऐसा नहीं कि पेरिफेरी से शुरू कर दे, टर्मिनल से शुरू कर दे, टर्मिनल से शुरू नहीं करेगा, वो कहाँ
कहाँ करेगा, इंटरमीडिएट पार्ट में कहीं पे क्लीव करेगा, उसे कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। तो ये सीक्वेंस तो चलता आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इंटरमीडिएट कहीं पे प्रेजेंट है, और वहाँ पे ये जो साइट है इको R1 के लिए जो रेस्पॉन्सिबल साइट है दैट इज GATTC, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड साइट। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पे भी वो काम नहीं करने वाला, कहीं पे भी वो क्लीव नहीं करने वाला। तो इन दैट केस ये जो साइट इसके लिए रेस्ट्रिक्शन हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, एंड उस साइट के अंदर फिर से एक स्पेसिफिक साइट दैट इज बिटवीन द G एंड A, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन G एंड A। ऐसा नहीं कि A के बीच कट कर दे या फिर AT के बीच कट कर दे या TT के बीच कट कर दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, G एंड A के बीच ही वो कट करेगा। ठीक है, तो पहला तो एक रेस्ट्रिक्टेड साइट है, और रेस्ट्रिक्टेड साइट के अंदर एक रेस्ट्रिक्टेड सबसाइट है जहाँ पे वो बॉन्ड को क्लीव कर रहा है, इसीलिए इस टाइप के एंजाइम्स को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो काम है वो सिंपली क्या कर रहा है, डीएनए को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। एक डीएनए अगर ये है तो इसे सिंपली यहाँ पे क्लीव कर दिया उसने, यहाँ पे अगर कट कर दिया तो ये एक फ्रेगमेंट बन गया, ये एक अलग सा फ्रेगमेंट बन गया। तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस लोकेशन पे GATTC मिलेगा उन सारी जगह पे ये कट करता जाएगा, तो मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, ये होता है इको R1 का काम, और एनी अदर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो काम कर रहा है वो अल्टीमेटली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए प्रोवाइड कर रहा है। और इन फ्रेगमेंट्स का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ VNTR सीक्वेंसेस। जो VNTR और जो मिनी सैटेलाइट प्रेजेंट है उसके अंदर, उस मिनी सैटेलाइट के अंदर कौन सा ऐसा और कौन जो भी सीक्वेंस रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीटेड है, कितना लॉन्ग एरिया तक रिपीटेड है, उस पर डिपेंड करता है फ्रेगमेंट्स का साइज। क्योंकि अगर मान लो कि ये डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पे GATTC है, यहाँ पे GATTC है, यहाँ पे फिर से GATTC है, एंड यहाँ पे एक GATTC है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने AT का रिपीटेटिव सीक्वेंस रख दिया 5 बार, यहाँ पे 2 बार 2 टाइम्स, एंड यहाँ पे मान लेते हैं कि 18 बार रिपीट हुआ है। तो अब जब क्लीव होगा, जब इको R1 से हम इस डीएनए को ट्रीट करेंगे, तब क्या क्या कहाँ कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, एंड यहाँ पे कट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास अभी फ्रेगमेंट्स कौन कौन सा है, फर्स्ट फ्रेगमेंट, सेकेंड फ्रेगमेंट, थर्ड फ्रेगमेंट, फोर्थ फ्रेगमेंट एंड फिफ्थ फ्रेगमेंट। तो 5 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसी का भी साइज सिमिलर नहीं है, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स हमें मिल रहे हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिपीटेटिव सीक्वेंस। AT का यहाँ पे 5 बार रिपीटेड था, यहाँ पे 2 ही बार रिपीटेड था, यहाँ पे 18 बार रिपीटेड था। तो ऑब्वियस सी बात है 18 बार मतलब कितना हो जाएगा, AT का रिपीटेटिव सीक्वेंस ले रहे हैं तो 36 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो 10 न्यूक्लियोटाइड वाला साइज, 4 न्यूक्लियोटाइड वाला साइज एंड 36 वाला साइज, ये तीनों के तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, और यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। अगर मैंने सेपरेट कर लिया किसी वजह से, बड़ा वाला सेगमेंट अलग से प्लेस कर दिया, छोटा वाला सेगमेंट अलग से प्लेस कर दिया, इंटरमीडिएट वाला सेगमेंट अलग से प्लेस कर दिया, तो मैं 2 इंडिविजुअल्स के इन फ्रेगमेंट्स के लोकेशन को कंपेयर कर सकता हूँ, एंड उसके बेसिस पे मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि पहले इंडिविजुअल का जो सीक्वेंस, जो फ्रेगमेंट्स क्रिएट हुए हैं, वो दूसरे इंडिविजुअल के फ्रेगमेंट्स वही सेम क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए। अगर हुए हैं देन बोथ द डीएनए बिलोंग्स टू द सेम पर्सन। अगर वेरी करता है तो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट, सबसे जो अहम चीज रिक्वायर्ड होता है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा सेल से, और सेल से निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है डीएनए आइसोलेशन। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं प्रोसेस में।